नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अब ये प्रमाणित है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की आधार कार्ड योजना को अपनाए रखना नरेंद्र मोदी का दूरदृष्टि वाला फैसला था। यूपीए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डालने का फैसला लिया था। गरीब के हवाले राहुल गांधी एंड पार्टी ने गैस सिलेंडर और सीधे सब्सिडी ट्रांसफर करवाने से यूपीए सरकार को रोका था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे चलाने का दो टूक फैसला किया। नतीजतन आज आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान योजना है। फिलहाल कोई 83-84 करोड़ लोगों का पहचान नंबर है, मतलब देश की 67% आबादी से भी अधिक लोगों की पहचान का रिकॉर्ड कंप्यूटर में है। हर महीने कोई 2 करोड़ नए लोग जुड़ रहे हैं। ईंधन गैस के बाद केरोसिन की सब्सिडी को भी आधार के जरिए सीधे ट्रांसफर किया जाना है। ऐसे ही आगे राशन का सब्सिडी पैसा आधार या कि जनधन खातों में ट्रांसफर हो सकता है। दुनिया में अमेरिकी एजेंसी FBI के पास 15 करोड़ लोगों का बायोमेट्रिक्स पहचान डाटा है। उस मुकाबले में भारत का आधार डाटाबेस विशाल काय है। हिसाब से इसी को नागरिकता रजिस्टर बना देना चाहिए। जरूरी है कि यह डेटा सुरक्षित हो और इसका दुरुपयोग न हो। क्या इसकी सावधानियां रखी जा रही होगी? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल के भविष्य को लेकर जैसा अंदेशा जताया जा रहा था वैसा ही होने जा रहा है। केंद्र सरकार इस बिल से तौबा करने वाली है। जानकार सूत्रों का कहना है कि भूमि बिल पर बनी साझा संसदीय समिति मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट नहीं पेश करने जा रही है और उसके बाद सरकार भी नया अध्यादेश शायद नहीं जारी करेगी। इसका संकेत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर सरकार आम सहमति से संसद में इसे नहीं पास करा पाती है तो राज्य को चाहिए कि वे अपना भूमि बिल बनाएं और केंद्र उसे मंजूर करेगी। इसका अर्थ है कि जिन राज्यों को जमीन की जरूरत है वे अधिग्रहण के उदार कानून बनाएं और केंद्र से मंजूर कराएं। जेटली के बयान के तुरंत बाद ममता ने कहा कि उनकी सरकार वैकल्पिक नीति पर ही काम कर रही है। असल में सरकार को पहले अंदाजा था कि राज्यों से इस बिल को समर्थन मिल जाएगा और उस आधार पर केंद्र सरकार संसद में बिल का विरोध करने वालों को शांत कर देगी, लेकिन उल्टा हुआ। 18 राज्यों ने बिल का विरोध कर दिया। जयललिता ने भी सरकार के बिल का विरोध किया। शिवसेना और अकाली दल जैसी सहयोगी पार्टियों ने भी बिल के मौजूदा स्वरूप का समर्थन नहीं किया। ऊपर से बिहार में 3 महीने बाद चुनाव हैं, जिसमें कांग्रेस और जनता दल यू दोनों इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। सो सरकार इस बिल से तौबा कर सकती है। अभी तक सिर्फ सरदार पटेल और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत को लेकर भाजपा और कांग्रेस में ठनी थी। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देकर भी भाजपा ने कांग्रेस परिवार के एक महापुरुष पर अपनी दावेदारी कर दी थी, लेकिन अब भाजपा नेता इसका विस्तार करते जा रहे हैं और कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वह कैसे इसका जवाब दे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू जा रहे हैं, जहाँ वे स्वतंत्रता सेनानी और जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता रहे गिरधारी लाल डोगरा की जन्म शती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। डोगरा को किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने का गौरव हासिल है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 26 बजट पेश किए। वे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों के बहुत करीब थे। भाजपा नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली उनके दामाद है। उनकी जन्म शती के बहाने भाजपा उनकी विरासत पर दावा कर रही है। हैरानी की बात है कि पिछले दिनों जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बीती है, जिनका निधन कश्मीर में हुआ था, लेकिन वह कार्यक्रम मनाने भाजपा का कोई बड़ा नेता जम्मू कश्मीर नहीं गया। इतना ही नहीं, भाजपा ने सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु जाकर कांग्रेस के दिग्गज नेता कामराज की जयंती मनाई। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कामराज तमिलनाडु के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो कामराज बहुत दुखी हुए थे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा कामराज की विरासत भी हथियाने की कोशिश में है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अपनी पार्टी के प्रादेशिक क्षत्रपों की आपसी लड़ाई रोकने की कोशिश में जुटे हैं। लगभग सभी राज्यों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों या दूसरे बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खुला है। राहुल के करीबी नेताओं का कहना है कि इस समय एकजुटता की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भाजपा के सभी मजबूत क्षत्रप इन दिनों मुश्किल में हैं। शिवराज सिंह चौहान से लेकर वसुंधरा राजे, रमन सिंह, देवेंद्र फडणवीस सब किसी न किसी विवाद में फंसे हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस में राज्यों में एकजुटता नहीं है, इसलिए पार्टी उसका फायदा नहीं उठा पा रही है। माना जा रहा है कि 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर गए राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की कमान को मजबूत करने का संकेत देंगे। इसी तरह उनको मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम अजीत जोगी का झगड़ा निपटाना है। राहुल ने हाल में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और उनका विरोध कर रहे हेमंत बिस्वा शर्मा का झगड़ा निपटाया है। इस बीच झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को हटाने के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है। कई पुराने नेताओं ने मोर्चा खोला है। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला, शक्ति सिंह गोहिल, तुषार चौधरी और अर्जुन मोढवाडिया में तालमेल नहीं है, तो महाराष्ट्र में अशोक चौहान व पृथ्वीराज चौहान के मुकाबले राजीव सातव का एक नया खेमा उभरा है। पंजाब में तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा की लड़ाई तो सड़क पर आ गई है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता शुरू होने से पहले दोनों देशों के बीच अलग अलग मुद्दों पर विवाद बढ़ गया है। पाकिस्तान ने भारत पर एक जासूसी ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में भेजने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि पाक सैनिकों ने उसे मार गिराया। हालांकि भारत ने इससे इनकार किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारत के राजदूत को बुलाकर इस मसले पर आधिकारिक रूप से विरोध दर्ज कराया है। जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान उच्चायुक्त अब्दुल बासित से विरोध दर्ज कराया। इस बीच आज लगातार दूसरे दिन पाकिस्तानी रेंजरों ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में भारी फायरिंग की है। पाकिस्तानी फौज के चलाए गोले रिहायशी इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने उल्टे भारत पर आरोप लगाए हैं कि वह सीमा पर फायरिंग कर रहा है। भारत के उच्चायुक्त टीसीए राघवन ने ड्रोन और फायरिंग दोनों से इनकार किया और कहा कि पहले पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की थी। इस बीच इन दोनों मामलों पर पाकिस्तान के रुख को देखते हुए भारत सरकार के शीर्ष मंत्रियों राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और मनोहर पर्रिकर ने मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के इस रुख को निराशाजनक करार दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसले पर अपनी पार्टी के आक्रामक रुख का संकेत देते हुए कहा कि उनकी पार्टी सरकार को 1 इंच भी जमीन का अधिग्रहण नहीं करने देगी। राहुल आज 2 दिन की यात्रा पर राजस्थान पहुंचे हैं, जहां पहले दिन उन्होंने पदयात्रा की और किसानों से मुलाकात की। इससे पहले राहुल महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में पदयात्रा कर चुके हैं। उन्होंने राजस्थान के खोटावली गाँव में अपनी पदयात्रा के दौरान भाजपा नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा और याद दिलाया कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा था कि मैं हर मसले पर चुप रहूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार गरीब, किसान और आदिवासियों के अधिकार छीन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी के दौरे पर नहीं जा सके। भारी बारिश और एक मजदूर की मौत हो जाने की वजह से उनका प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री इससे पहले 28 जून को वाराणसी जाने वाले थे, लेकिन उस दिन भी जबरदस्त बारिश हुई थी और डीएल ब्लू मैदान, जहां प्रधानमंत्री की सभा होने वाली थी, वहां पानी भर गया था। इस वजह से उनका दौरा रद्द हो गया था। आज की रैली और दूसरे कार्यक्रमों के लिए भारी तैयारी की गई थी और रैली की जगह वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को आज एक दिन के वाराणसी दौरे में एक बिजली परियोजना का उद्घाटन करना था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करना था। इससे पहले प्रधानमंत्री आखिरी बार अपने चुनाव क्षेत्र 25 दिसंबर को गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से किए मध्य प्रदेश बंद का मिलाजुला असर रहा। कई इलाकों में बंद सफल रहा तो कुछ इलाकों में आंशिक असर हुआ। राजधानी भोपाल में बंद का असर दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने खुद भोपाल में बंद की कमान संभाली थी। कांग्रेस कार्यकर्ता आज सुबह दिग्विजय सिंह के श्यामला हिल स्थित बंगला पर इकट्ठा हुए और वहां से शहर में बंद के लिए निकले। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह और अरुण यादव उनके साथ घूमते रहे। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने बंद को पूरी तरह से सफल बताया। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता व्यापम घोटाले में मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। दिल्ली में वैट बढ़ोतरी के मसले पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली सचिवालय की ओर बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आईटीओ चौराहे पर पुलिस को पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले केजरीवाल सबसे कम वैट रखने का वादा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया। भाजपा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों के कम दाम किए, लेकिन वैट बढ़ाने से आम लोगों को इसका फायदा नहीं हुआ। हालांकि हरियाणा की भाजपा सरकार और हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने भी वैट में बढ़ोतरी की है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
आधार कार्ड के खिलाफ कई जानकारों एनजीओ ने हल्ला किया था। नागरिकता रजिस्टर और आधार कार्ड में दोहराव का मुद्दा भी उठा था। जिस यूपीए सरकार ने आधार कार्ड से अपनी यूएसपी बनाने की सोची थी, वह भी अंत में योजना को छोड़ बैठी। पर मोदी सरकार ने इसकी उपयोगिता समझी। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। आधार कार्ड को लेकर बनी दुविधा खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यूपीए सरकार की समय शुरू हुई इस योजना को जस का तस अपना लिया है। सरकार अब इसे ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाले सारे लाभ को इससे जोड़ा जा रहा है, यानी किसी भी चीज की सब्सिडी आधार के जरिए सीधे खातों में भेजी जाएगी। इसे मतदान पंजीकरण से भी जोड़ा जा रहा है। इसका मकसद ये है कि देश के हर मतदाता की पहचान पूरी तरह से प्रामाणिक हो। केंद्र सरकार सारे मोबाइल नंबर भी आधार के जरिए मिलने वाले यूनिक नंबर से जोड़ने जा रही है। इससे देश के हर नागरिक को एक यूनिक पहचान मिलेगी और सुरक्षा खतरों को कम किया जा सकेगा। लेकिन पिछले दिनों आई कुछ खबरों ने आधार कार्ड बनाने और यूनिक नंबर देने की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पिछले दिनों एक ऐसे आधार कार्ड की खबर आई जिसमें आदमी की जगह कुत्ते की फोटो लगी हुई थी, यानी किसी ने कुत्ते का आधार कार्ड बनवा लिया था। इससे ये जाहिर हुआ है कि तमाम सावधानी के बावजूद नकली आधार कार्ड बनवाए जा सकते हैं। यानी जिस तरह भारत में फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस या फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनवाए जाते थे, वैसे ही फर्जी आधार कार्ड भी बन रहे हैं। अब तक भारत में 80 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं। उनकी प्रामाणिकता की जांच होनी और आगे कोई फर्जी कार्ड नहीं बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। जहां तक इसे प्रभावी बनाने का सवाल है, सरकार धीरे धीरे सारी सेवाओं को इससे जोड़ रही है। फिर भी जब तक 100% कार्ड नहीं बन जाते हैं, तब तक इसे किसी भी सेवा या लाभ के लिए अनिवार्य बनाना ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में फैसला दिया है और कहा है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। यह सही फैसला है। सरकार को इसे जोर जबरदस्ती अनिवार्य बनाने के बजाय लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बहरहाल पिछली सरकार ने यूनिक आईडी अथॉरिटी बनाई थी और कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर नंदन नीलेकणी को इसका प्रमुख बनाया था। यह एक स्वायत्त संस्था थी। तभी 2 गृह मंत्रियों सुशील शिंदे व पी चिदम्बरम से इसका टकराव रहा। दोनों ने इसका विरोध किया और सुरक्षा व दोहराव के सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला जनगणना विभाग राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बना रहा है, इसलिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन मौजूदा सरकार ने इस विरोध को खत्म किया है। जनसंख्या रजिस्टर की सारी जानकारी यूनिक आईडी अथॉरिटी को दे दी गई है ताकि दोहराव न हो सके। सरकार के दोनों विभागों के बीच तालमेल बन जाने से इसके रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। अब सरकार इसे ज्यादा प्रभावी बनाने के उपाय कर रही है। इसके जरिए एलपीजी के बाद केरोसिन और दूसरी जरूरी चीजों की सब्सिडी सीधे खाते में भेजने की तैयारी है और उसके लिए आधार का यूनिक नंबर ही आधार बनेगा। इससे सब्सिडी के मामले में हर साल होने वाली हजारों करोड़ रुपए की लीकेज रोकी जा सकेगी और नागरिकों की पहचान भी पुख्ता तरीके से स्थापित की जा सकेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद असर कारक आधार कार्ड योजना पर चर्चा करेंगे। सवा अरब आबादी वाले देश के सिस्टम को असर कारक तभी बनाया जा सकता है जब नागरिकों का सच्चा हिसाब हो। उस नाते आधार की उपयोगिता जबरदस्त है। इसके जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे नागरिक के दरवाजे पहुंचाया जा सकता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट है। शीला जी, कुकिंग गैस की सब्सिडी लोगों के खाते में सीधे पहुंचे, ये क्या आधार कार्ड योजना की सफलता का प्रमाण नहीं है? क्या आप कहेंगे आप इस आधार कार्ड की इस योजना पर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, आधार कार्ड पे
पूरे देश में दो राय है। और कांग्रेस ने जिस तरह से आधार कार्ड लागू किया था तब बीजेपी उसके खिलाफ थी, हम सब जानते हैं, और वो बार बार हमें पब्लिक को बताना चाहिए। पहली बात ये है, आधार कार्ड के खिलाफ, आधार कार्ड की कुछ अच्छाइयाँ हैं वो मैं बाद में बताती, पहले ये बात है आधार कार्ड में आपकी और मेरी अंगूठे की छाप से लेकर बायोमेट्रिक्स है और हमारी सब डिटेल है, वो कोई कंप्यूटर में है, वो कंप्यूटर का डेटा कहीं सर्वर में रहता है, वो सर्वर को जहाँ पे आजकल क्लाउड टेक्नोलॉजी कहते हैं तो कोई क्लाउड्स में है, और वो क्लाउड इंडिया के कब्जे में नहीं है। एक बात, अच्छा ये एक बड़ी बात, पहली बात। दूसरी बात, बार बार, एक बार नहीं, बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार ऐसे दादागिरी से ये नहीं कह सकती है गरीबों को या मिडिल क्लास को कि जाओ आधार कार्ड लेके आओ तो ये देंगे वो देंगे। आधार कार्ड को लीगल जस्टिफिकेशन कोर्ट के द्वारा नहीं मिला है। तीसरी बात, पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी ने आधार की उपयोगिता को ट्रेश कर दिया है और उसको, उस बिल को, जो बिल आधार को सरकार को हक देता है कुकिंग गैस और सबसे जोड़ने के लिए, वो नकारा है। नहीं, वो तो यूपीए सरकार की बात थी, वो यूपीए सरकार की बात थी। उसके बाद इस सरकार ने उसमें, पर इस सरकार के आने के बाद भी सिर्फ फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लिंक मत, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया है वो लीगल या सरकार के दावे में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूरी नहीं दी। तो आपने जो कहा उसमें दो बातें, एक तो एक की इन डाटा की सुरक्षा और उससे जो निज प्राइवेसी वो नहीं है, और दूसरा ये कि विदेशी कंपनियों विदेशी सर्वर में क्यों है। लेकिन भारत सरकार अगर खुद वो अपने बूते, क्योंकि देखिए अगर आईटी के अंदर हम सॉफ्ट पावर है, वो आईटी का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी कंपनियां हमारी है, तो ये हमारे यहाँ अंदरूनी क्यों ना ढांचा अपना खुद का बने। ये तो हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है ऑलरेडी, डेटा उनके हाथ में है, जो प्राइवेट कंपनी है, जो नंदन नीलकेनी के टाइम पे। और सबसे देखिए ना, पॉलिटिकल बात देखिए ना, नंदन नीलकेनी के सामने कौन लड़ा? अनंत कुमार। किस मुद्दे पे लड़ा? आधार के खिलाफ लड़ा। नरेंद्र मोदी ने उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर्नाटक में जाके नंदन नीलकनी के सामने स्पीच दिया, उसमें आधार के खिलाफ किया। अरुण जेटली ने इलेक्शन के पहले आर्टिकल लिखा जो 6-7 लैंग्वेजेस में भी दिया उसने, क्योंकि आधार पे था। नहीं तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो नंदन नीलकर्णी ने जाके मुलाकात की और मुलाकात करके इसके फायदे बताए, तो मान लिया गया इस बात को। लेकिन उसमें मेरा ये कहना है कि अगर इसके फायदे कितने, पर देखिए बुनियादी मुद्दा ये कि 10,000 करोड़ रुपए की अगर बचत अभी इससे हुई है, कुकिंग गैस की सब्सिडी से इतने लोगों को फायदा हुआ। मेरी समझ में दो चीज आ रही है कि भारत देश इतना अभागा देश है कि 47 से आज तक हम, हमारे देश में कितने नागरिक है उसकी 1, 2, 3, 4, 5 गिनती करते करते टूट जाती है। लाख करोड़ों में पहुंचते हैं, 25-30 करोड़ फिर से टूट जाती है। अडवाणी जी के समय में आपको याद है मुहिम चली थी कि पहचान है। नहीं तो एक नागरिकता रजिस्टर के साथ में इसको विलय करके मैं बताती हूँ कि डिफेंस में क्या कह रही है ये सरकार। डिफेंस में एक बहुत तगड़ा डिफेंस है उनका, बचाव उनका तगड़ा है। वो कह रही है कि जो यूपीए ने आधार जिस तरह से रखा था उसमें बांग्लादेश के लोग या समझो कोई पाकिस्तान के या श्रीलंका के कोई गैर भारतीय लोग भी आधार कार्ड लेके आ सकते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये नागरिकता नहीं है, ये सिर्फ नंबर है, नंबर है बोलते थे। और कहते ये कार्ड नहीं है, सिर्फ आपका एक नंबर है, जैसे कि हमारा पासपोर्ट एक कार्ड होता है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है ये सरकार का अब उसमें कहना है कि हमने आधार कार्ड इसलिए अपनाया कि हमने उसको ट्विक किया है, बदला है। बदला ये है कि आपकी नागरिकता आधार कार्ड से सिद्ध नहीं होती है, आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अगर रजिस्टर है तो ही आप कर सकते हैं। सवाल फिर ये है कि जो डेटा इकट्ठा हो रहा है, मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर, मेरे देश के प्रेसिडेंट, उनकी सबकी डेटा रहती है अमेरिकन या किसके पास, ये एक विचार नहीं। देखिए ये और फिर प्राइवेसी का क्या? नहीं, यही प्राइवेसी तो है नहीं। बिल्कुल ये एक गंभीर मुद्दा है और एक कानूनन शक्ल देनी चाहिए इसको। पहले तो सबको ये भी जानना चाहिए, जो सबको पता नहीं है, कि ये देश के एनजीओ, ये देश के सेक्युलर लोग, ये देश के इंटेलेक्चुअल लोग आधार के खिलाफ। लेकिन देखिए फायदा, आप एक साल के अंदर 10,000 करोड़ की वो हुई है। कुकिंग गैस का पूरा स्कैंडल खत्म हुआ है, आगे केरोसिन का मामला हो सकता है, आगे राशन वाला हो सकता है। फायदा भी तो कितना बड़ा नहीं, थोड़ा फायदा हुआ है। मैं ये कह रही हूँ, सुनिए, कि ये देश में सबसे गरीब लोग है, उसको सरकार की सबसे ज्यादा सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उसके लिए सरकार सोच रही है कि आधार हो। पर मैं कह रही हूँ वो तो
आधार में अभी भी आज के दिन भी नहीं आए हैं और आपने आधार कंपलसरी कर दिया है, ये कैसे हो सकता है? जब पहले सब आ जाए इस प्लेटफॉर्म पे, फिर इस प्लेटफॉर्म पे पैसे की बंटवारा हो। जो पार्लियामेंट की कमेटी में जो सवाल उठाए गए हैं हमारे उनका निराकरण होना चाहिए। और ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे थप्पा लगाना जरूरी है। जी शीला जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।